नमस्कार दोस्तों, गेट फंडामेंटल स्ट्रेंथ और मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे लेक्चर 6 चैप्टर 1 का है ये, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये टॉपिक चल रहा है हमारा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि टेंशन एंड कंप्रेशन इन बार क्या होता है, एक्सियल लोडिंग, स्ट्रेस ऑन ए सरफेस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिगर की, जैसा कि आपके सामने इधर वीडियो पे स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एक प्रिज्मेटिक बार लिया हुआ है, जैसे कि आपको ये सामने दिख रहा है। प्रिज्मेटिक बार की डेफिनेशन देखते हैं। प्रिज्मेटिक बार इज ए स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। प्रिज्मेटिक बार एक स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेंबर होगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। आगे देखते हैं। एन एक्सियल फोर्स इज लोड एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। एक्सियल फोर्स जो है, जैसे कि F जो है, इसको एक्सियल फोर्स है जो कि एक्सटर्नल इन नेचर है, ये कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स है, और ये डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर, एक्सिस ऑफ द मेंबर पे लग रही है, रिजल्टिंग इन आइदर टेंशन और कंप्रेशन इन द मेंबर। इसके कारण यहाँ पर टेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस हो सकती है। जैसा कि ये फिगर देख रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल टेंशन के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो डेवलप हो रही है वो हो रही है टेंशन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। अब एक्सिस के लिए डेफिनेशन अगर हम देखें तो द लाइन कनेक्टिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द बार। यहाँ पर मैंने इसके एक्सिस के लिए भी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, और हम आगे चल के देखते हैं कि लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट बार जो कि प्रिज्मेटिक बार है विद ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब इसकी एनालिसिस करने के लिए मुझे इस पर एक इमेजिनरी कट लगाना पड़ेगा और इसके फ्री बॉडी डायग्राम पर मुझे बात करनी पड़ेगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम पर चलने से पहले हम इसके एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्स को डेवलप करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, द एक्सटर्नल लोड कॉजेस इंटरनल फोर्सेस। किस तरीके से करेगा, क्या एफवीडी डायग्राम रहेगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया फोर्सेस की। जैसे कि हम मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि फोर्सेस एक तो कंसंट्रेटिव फोर्स हो सकती है, एरिया फोर्सेस हो सकती है, और वॉल्यूम फोर्सेस हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है एरिया फोर्सेस की। तो एरिया फोर्सेस की डेफिनेशन में देख लेता हूँ। एरिया फोर्सेस ऑकर इन द रीजन वेयर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। जहाँ पर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगी वहाँ पर एरिया फोर्सेस उस पर्टिकुलर एरिया पर पड़ेगी। Example of force distribution over an area including the water pressure P at dam। जैसे कि ये डैम का एक फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वाटर प्रेशर के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर दिख रहा है, इसको भी हम एरिया प्रेशर के फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका हो गया द स्नो लोड ऑन ए रूफ। जैसे कि छत पर आपका जो स्नो का लोड है और द प्रेशर ऑफ ए बॉडी ऑन हैंड, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एरिया फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी फोर्स किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए उसको हम एरिया फोर्सेस कहेंगे। आगे कर चलते हैं हम अपने फिगर की तरफ, जहां पर हमने कट सेक्शन लिया था। ये कट सेक्शन जो हमने लिया, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स ने इंटरनल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस बोल दिया, और ये इंटरनल फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई इस एरिया पर, यहाँ पर ये देखिए, और इसी फोर्सेस को हमने एरिया फोर्सेस बोला है। अब एरिया फोर्सेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिए। बीइंग एरिया फोर्सेस दे हैव द डायमेंशन फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि एरिया फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे तो इनकी डायमेंशन जो होगी वो फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगी, एंड आर मेजर्ड फॉर एग्जांपल एज मल्टीपल ऑफ यूनिट मेगा पास्कल। जैसे कि 1 मेगा पास्कल को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो पास्कल की यूनिट होगी उसको हम लिख सकते हैं वो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किस साइंटिस्ट ने किस मैथमेटिशियन ने लिखा, जैसे कि पास्कल ने इसको दिया,
और जो स्ट्रेस का नोशन जो इंट्रोड्यूस किया वो लुईस ने किया था। ये आपको फिगर ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक पढ़ लीजिए, जो इंटरनल फोर्सेस ये जो रही, अब मैं इस फिगर को इस डेफिनेशन से कनेक्ट करता हूँ। द इंटरनल फोर्सेस कैन बी विजुअलाइज्ड बाय एन इमेजिनरी कट ऑफ द बार, क्योंकि इमेजिनरी कट मैंने कर दिया और फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ, और ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया और ये फ्री बॉडी डायग्राम का राइट साइड हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई क्रॉस सेक्शन में, एंड आर कॉल्ड स्ट्रेस, जिसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेस बोलूंगा। यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रेस। अब दूसरा मैं बात करूं, जैसे कि हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जैसे कि आप इस बॉडी को देख लीजिए, इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम में किस प्रकार से है कि लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल्स टू राइट साइड फोर्सेस हैं, जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, यानी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, या कह सकते हैं ये हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एग्जिबिट करेगी, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगी। सिमिलरली अब मैंने लेफ्ट साइड का जो कट सेक्शन का लेफ्ट एफबीडी जो देखा, फ्री बॉडी डायग्राम जो देखा, तो लेफ्ट एक्सटर्नल फोर्स एफ जो दिख रही है, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए जो इंटरनल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये इंटरनल फोर्स का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा उसको मैं n से डिनोट कर देता हूँ, और ये रिजल्टेंट इस फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, फ्री बॉडी डायग्राम भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल जाएगी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ही हमारा रिजल्टेंट n के बराबर आ जाएगा। ये तो पहली बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिट, अदर यूनिट क्या हो सकती है इसकी, जैसे कि 1 किलो पास्कल को हम ले सकते हैं 10⁻³ पास्कल, और इन फॉर्म ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल को डायरेक्टली हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो ये यूनिट आपको दिख रही है। वहीं पर 1 मेगा पास्कल को 10⁻6 पास्कल भी लिख सकते हैं, और 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, और डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखना हो तो इसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये बात बड़ी ध्यान में रख लीजिएगा कि डायरेक्टली आप 1 मेगा पास्कल को 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर बताया है। तीसरा मैं देखूं तो गीगा पास्कल के फॉर्म में, तो 1 गीगा पास्कल हो जाएगा 10⁹ पास्कल, और कह सकते हैं 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये कुछ यूनिट है, यूनिट के कन्वर्जन है, ये आपको देखनी है। अब हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं एफ और एन के बीच में क्या रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। तो कुछ फिगर आपको ये सामने दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स ये था, एक्सटर्नल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल फोर्स F, और यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस जो डेवलप हुई, यहाँ पे मैंने एरो कुछ कम बनाए हैं, ये पूरे सरफेस पर एरो बनेंगे, जो ग्रीन एरो आपको दिख रहे हैं पूरे सरफेस पर बनेंगे, और ये फोर्स जो हर एक छोटे छोटे पार्ट्स पे लग रही है, इन सभी का रिजल्टेंट जो होगा वो N होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्टेंट होगा N, और ये किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक एरिया डेल्टा ए कंसीडर कर लेता हूँ, स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, और इस एरिया पर जो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मैंने बोल दिया सिग्मा आई स्ट्रेस, ठीक है, एरिया फोर्सेस हो गई। अब इस एरिया पर लगने वाला एक फाइनाइट फोर्स जो है, जिसको मैंने डेल्टा एफ से डिनोट किया है, डेल्टा एफ आई से डिनोट किया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये डेल्टा एफ आई हमारा हो जाएगा सिग्मा आई इंटू डेल्टा ए आई, ए आई हमारा ये हो गया, ठीक है।
अब आई हो सकता है माना 1, आई इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n हो सकता है। ये नंबर ऑफ जो एरिया है, मैं n नंबर ऑफ एरिया यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि फॉर i इज इक्वल टू 1 डेल्टा f1 इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू डेल्टा a1। सिमिलरली फॉर i इज इक्वल टू 2 डेल्टा f2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा a2 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक कि हम nth एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे, एरिया के एलिमेंट पर। तो डेल्टा एफ एन हमारा हो जाएगा सिग्मा एन इंटू डेल्टा ए एन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन सभी स्मॉलर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा टोटल फोर्स के बराबर आएगा, यानी वो आएगा एन के बराबर। एन हमारा क्या है, रिजल्टेंट के बराबर, और रिजल्टेंट ही हमारा क्या है, एफ के बराबर। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही ये रिटर्न करके लिख दिया। एन इज इक्वल टू एफ टोटल, यानी एफ रहेगा और ये हो जाएगा सम ऑफ डेल्टा एफ वन प्लस डेल्टा एफ टू प्लस डेल्टा एफ थ्री एंड अप टू डेल्टा एफ एन तक। सिमिलरली डेल्टा एफ वन को मैं इस फॉर्म में भी ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिग्मा वन ए वन के फॉर्म में भी ले सकता हूँ। तो एफ टोटल हमारा हो जाएगा सिग्मा ए वन सिग्मा वन इंटू डेल्टा ए वन प्लस सिग्मा टू इंटू डेल्टा ए टू एंड सो ऑन अप टू सिग्मा एन डेल्टा ए थ्री तक हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी का समेशन कर दूं तो ये एफ टोटल जो हमारा होगा, यानी अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, हमें लिमिट भी लगा देता हूँ। तो सभी का सम कर लूँ तो सभी का समेशन का साइन मैंने लगा दिया। i इज इक्वल टू 1 से n तक करूँगा सिग्मा i इंटू डेल्टा ए आई, ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट में क्या लगाना है मुझे, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर नंबर ऑफ एरिया जो कंसीडर कर रहा हूँ वो इनफाइनाइट में कंसीडर करना स्टार्ट कर दूँ, ये इन्फिनिटी की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो डेल्टा ए जो है, जो डेल्टा ए मैंने कंसीडर किया, ये स्मॉलर धीरे धीरे स्मॉलर होते होते एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे इस टोटल फोर्स जो इस पर्टिकुलर एरिया पे लग रही है वो मेरे को मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू डी, जो कि पूरी फोर्स मुझे निकालनी है, ये मिल जाएगी। अब एक बात ध्यान करने वाली ये है कि मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर द एंटायर एरिया। अगर मैं किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालना चाहूँ तो उस एरिया का जो इंटीग्रल होगा डिवाइडेड बाई एरिया अगर मैं करता हूँ तो मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाती है। और वो एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, ये आपके सामने है कि सिग्मा एवरेज हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ओवर एरिया डिवाइडेड बाय एरिया इटसेल्फ हो जाएगा। अब यहाँ से आप ये देख लीजिए, ये दो इक्वेशन से मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि f हमने लिखा था इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी ए, और यहाँ से इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी ए हो जाएगा हमारा सिग्मा एवरेज इंटू एरिया। तो यहाँ पर मुझे सिग्मा एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सिग्मा एवरेज जो मिला वो हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर हो गया, जो कि स्मॉलर फोर्सेस का रिजल्टेंट था। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा, इसीलिए मैं F और N दोनों को साथ में लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ से मुझे जो बात पता चली वो ये पता चली कि F अपॉन A अगर मैं लिखता हूँ किसी सरफेस एरिया पर तो वो एक एवरेज क्वांटिटी होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रेस ऑन ए सरफेस इज ऑलवेज ए एवरेज क्वांटिटी, ये एवरेज क्वांटिटी रहेगी। और दूसरी बात करूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी भी रहेगी। वेक्टर हम सभी जानते हैं कि वेक्टर को डिफाइन हम एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ करते हैं कि तो यहाँ पर सरफेस पर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और डायरेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि सरफेस हमारा फिक्स है।
वहीं पर अगर मैं बात करता स्ट्रेस एट ए पॉइंट के बारे में, तो एक पॉइंट से नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकती है। तो जब नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, तो ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन क्या रहेगा ये हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रेस एट ए पॉइंट निकालने के लिए। तो स्ट्रेस ऑन ए सरफेस हमारा इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, और स्ट्रेस एट ए पॉइंट हमारा एक टेंसर क्वांटिटी हो जाता है, जो कि सेकेंड ऑर्डर टेंसर रहेगा। इसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर देते हैं टेंसाइल नेचर के और कंप्रेसिव नेचर के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला फिगर मैंने टेंसाइल नेचर के लिए बनाया है और दूसरा फिगर मैंने कंप्रेसिव नेचर के लिए बनाया है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द केस ऑफ पॉजिटिव नॉर्मल फोर्स N यानी टेंशन, द स्ट्रेस सिग्मा इज देन पॉजिटिव, टेंसाइल स्ट्रेस हमारी डेवलप होगी। तो यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस की बात करूँ तो ये N डिवाइडेड बाई एरिया या F अपॉन एरिया रहेगा। सिमिलरली फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस, इफ द नॉर्मल फोर्स इज नेगेटिव, यानी कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, द स्ट्रेस आल्सो नेगेटिव, तो स्ट्रेस जो डेवलप होगी वो भी नेगेटिव डेवलप होगी। तो इसको मैं सिग्मा T से डिनोट कर देता हूँ, इसको सिग्मा C से डिनोट कर देता हूँ। ये भी हमारा N अपॉन A होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, जिसको हम N से बोलेंगे, या N को हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस का जो समेशन है उसको, और ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। यहाँ पर हमने पढ़ लिया स्ट्रेस एट ए सरफेस के बारे में। आगे हम स्ट्रेन के बारे में एक टॉपिक पढ़ेंगे, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।